This program is supported by Foreca Wood Pressed Oils. Watch your oils being made live at our Dehradun store. नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कोटियाल और बारामासा के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की संभवतः सबसे नीले पानी वाली झील से। इस झील का नाम है जनकताल। यहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है, यहाँ तक आने की क्या शर्तें हैं, क्या नियम कायदे हैं, क्या परमिशंस हैं, कौन सी ये वैली है, कौन से यहाँ लोग रहते हैं, किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कितनी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, कौन सा बॉर्डर एरिया है, इस पूरी चीज़ों को आपको आज के एपिसोड में डिटेल से एक्सप्लोर करवाते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं नीले पानी के इन विजुअल्स के साथ में। मैं लगभग उत्तर भारत के पूर्वोत्तर से लेकर के और लद्दाख तक कई सारे झील और तालों के नज़दीक गया हूँ, लेकिन इतना नीला और इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर संभवतः बहुत कम जगह होगा। उत्तराखंड में तो संभवतः इतना क्लीन, इतना नीट और इतना ब्लू वाटर और कहीं नहीं होगा। तो जनकताल तक जिस घाटी से पहुंचा जाता है, उस घाटी को आपको आज के प्रोग्राम में डिटेल से एक्सप्लोर करवाते हैं। जनकताल के इस ट्रैक पर हम कुल 8 लोग पहुंचे हैं। इनमें मेरे साथ हैं बारामासा टीम के रोहित जुगरान, मुगबा के रहने वाले हमारे मित्र निधेश सेमवाल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्टर वीरबल रजवार, बीट ऑफिसर दीपक सिंह, बीट ऑफिसर अभिषेक पवार और आईटीबीपी के 2 साथी, जिनके सौजन्य से हमें सिर्फ ये तस्वीर ही नहीं बल्कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर गर्मा गर्म मैगी भी मिली। और इस तरह से जनकताल में मैगी खाने वाले दुनिया के पहले सिविलियंस के तौर पर बारामासा टीम का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जनकताल तक ट्रैक करके पहुंचने की भी एक लंबी कहानी है, तो चलिए इस यात्रा को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जनकताल पड़ता है उत्तराखंड की नेलोंग और जादूंग घाटी में, जो कि ज़िला उत्तरकाशी में है। अगर आप देहरादून से यहाँ आ रहे हैं तो सुवाखोली होते हुए उत्तरकाशी पहुँच सकते हैं, और अगर ऋषिकेश से आ रहे हैं तो चंबा होते हुए भी उत्तरकाशी पहुँच सकते हैं। उत्तरकाशी से फिर गंगोत्री मार्ग पर बढ़ते हुए हर्षल नाम का खूबसूरत कस्बा आपका स्वागत करता है। हर्षल, जिसका नाम हरी शिला के चलते पड़ा, इतिहास की कई कहानियां अपने में समेटे हुए है। इन कहानियों को जानने के लिए आप बारामासा का ये कार्यक्रम देख सकते हैं, जिसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में एक और प्रोग्राम का लिंक मिल जाएगा, जो है फ्रेडरिक विल्सन पर आधारित। विल्सन, जिसे कभी किंग ऑफ हर्षल यानी हर्षल का राजा भी कहा जाता था, और जिसकी अपनी बनाई हुई मुद्रा एक ज़माने में यहाँ चला करती थी। हर्षल से कुछ ही दूर है भैरो घाटी, जहाँ जाड़ गंगा के ऊपर बना लंका पुल आज भी यात्रियों को रोमांच से भर देता है। इतनी ऊंचाई पर बने हुए पुल पूरी दुनिया में कम ही हैं। इसी भैरो घाटी से गंगोत्री और नेलोंग वैली के रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ फॉरेस्ट की एक चौकी है, जहाँ नेलोंग में दाखिल होने वाले पर्यटक का परमिट चेक किया जाता है। ये इनर लाइन परमिट उत्तरकाशी एसडीएम के ऑफिस से बनता है, और इसके बिना किसी को भी नेलोंग घाटी में प्रवेश की अनुमति नहीं होती।
तो आप जब भी निलोंग वैली घूमने का मन बनाएं, एसडीएम ऑफिस से संपर्क करके इनर लाइन परमिट ज़रूर हासिल कर लें। उत्तरकाशी में मौजूद ट्रैवल कंपनियां और टूरिस्ट गाइड आपके इस काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। निलोंग या जादुंग में रात को रुकने की अनुमति फिलहाल नहीं है, इसलिए आपको ये परमिट सिर्फ एक ही दिन के लिए मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये परमिट 6 महीनों तक के लिए दिया जाता है, और वो भी इनके पूरे परिवार सहित। परिवार भी ऐसा जिसमें 600 से 700 सदस्य होते हैं। ये लोग हैं उत्तराखंड के चरवाहे, जो साल के कई महीने इस कठिन भूगोल में बिताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोभन सिंह। शोभन सिंह जी, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव बगोरी गांव। बगोरी गांव का। बगोरी मतलब आप भी पहले पुराना गांव आपका जादुंग हुआ? हमारा पुराना गांव निलोंग थी। निलोंग हाँ, बगोरी गांव पहले 2 गांव में थे, एक निलोंग में भी रहते थे, जादुंग में भी रहते थे। अच्छा। अब तो एक ही गांव में रहते हैं, बगोरी में। अच्छा। पहले ये 3 गांव में थे, बगोरी थे, निलोंग थे, जादुंग थे। अच्छा। आप क्या काम करते हैं? बकरी? हाँ, भेड़ पालन करते भेड़ पालन करते हैं। कितने भेड़ हैं आपके पास? हैं। ये तो आप लोगों सब हम 2-3 पार्टनर के, ये मतलब 600 तक में 600। तो आप लोग आज जा रहे हैं निलोंग घाटी? हाँ, लेके आज तो हम यहाँ रहेंगे, कल पहुँचेंगे निलोंग। आज कहाँ रहेंगे? आज इधर ही रहेंगे, इस पे चराएंगे इस पे। अच्छा। तो कल हम निलोंग पहुँच जाएंगे। अच्छा। और उससे आगे फिर निलोंग से आगे फिर हम सोनम जाएंगे। अच्छा, मतलब सोनम जादुंग होते हुए जाते हैं? जादुंग जाता है। जादुंग में सिर्फ मात्र 2 टोली जाते हैं बस। अच्छा। तो जादुंग में वो हर साल वही 2 टोली जाएगा। हाँ। हम तो ये वाला पीढ़ी वाला रोड पकड़ेंगे। अच्छा, ना। सबका अपना अपना बटा अपना हुआ अपना है। जंगल है बस। अच्छा। तो मैं तो अब यहाँ से हम सीधा पीढ़ी वाला रोड पकड़ेंगे। हाँ। तो मैं मंडी के पास है, वहीं रहता हूँ। अच्छा। और कितना टाइम लगेगा आपको वहाँ? आइए थोड़ा। यहाँ से सोनम, ये निलोंग से सोनम, हाँ। सोनम से हम तिपाणी, अच्छा। तिपाणी से पीढ़िया। पीडिया वो लास्ट है? पीढ़िया फिर लास्ट तो वो है, सुमला है। अच्छा। लास्ट सुमला है। अच्छा। तो आपको कितना समय लगेगा वहाँ पहुँचते पहुँचते? ये 3 या 4था दिन पहुँच जाएंगे हम। चौथा दिन पीडिया पहुँचेंगे? हाँ, पीढ़िया पहुँच जाए। लंबा चलता है क्योंकि इस रूट पे गाड़ी कम है ना। अच्छा। तो हम लंबे चलते एक दिन में कितना किलोमीटर चल लेते हैं? आज हम तो 15 किलोमीटर चले। आज हम चले हर्सिल से चले। अच्छा। रात को चले हम, लगभग 2 बजे रात चले। 2 बजे रात चले? हाँ। और सुबह यहाँ हम पहुँचे? बहुत जल्दी पहुँच गए थे। अच्छा। 2 बजे रात चल रहे थे। इस रूट में तो फिर भी दिक्कत होती है? इस रूट में बहुत दिक्कत। अब इसमें तो हम दिन भर चलते हैं। यहाँ भैरव घाटी से जब अलग कट गया ऊपर के लिए, निलंग के लिए, अब इसमें आप दिक्कत नहीं है, दिन भर चलो आप, कोई अच्छा। बात नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। हाँ। अब इसमें हम कल भी हम दिन भर चलेंगे। मतलब और कितने महीने रहोगे फिर आप? पीडिया कितने महीने रहोगे? ये तो हम परमिट में 6 महीने के लिए कर देते हैं। जैसे ये सितंबर 10वां महीना कर रखा है ना। हाँ। हम 8 महीने के, मतलब 9वां महीना स्टार्टिंग में उतर जाते हैं। अच्छा। और पीडीए में जब अगस्त सितंबर शुरू में आ जाते हैं हम नीचे। अच्छा। तो पीडीए में ही रहोगे फिर इतने महीने तक? हाँ, वहाँ एक ही जंगल में। अच्छा। वहाँ अपना कैसे क्या लगाते हो? ये टिन वाला वो लगा? नहीं, हमारे पास टेंट है। अच्छा। और कितने लोग हैं आप जो वहाँ रहेंगे पीडीए में? अब हम लोग ये चौमास में तो ये ऊपर तो हम बॉर्डर में तो हम आदमी कम कर लेते हैं। ये 600 माल पे 2 आदमी रहेंगे, 600 बाकी बार सबको का? छुट्टी हो जाएगा। अच्छा। अभी पहुंचाएंगे फिर सब लौट के चले जाएगा, सिर्फ 2 आदमी रहेंगे। और परिवार भी रहता है साथ में? नहीं, फैमिली नहीं। फैमिली नहीं? फैमिली वो कहाँ, बगोरी में ही? बगोरी में। अच्छा। तो अब आप 6 महीने की ड्यूटी पे निकल गए परिवार को बोल के, मतलब? बस फिर यहाँ से फिर डाउन हम फिर ऋषिकेश जाते हैं, सर्दी में ऋषिकेश। अच्छा। ये भेड़ बकरे सर्दी में हम ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। फिर हम दिसंबर में पहुँच जाते हैं। फिर आधा फरवरी में फिर ऊपर के लिए, क्यों वहाँ गर्मी हो जाती है ऋषिकेश। अच्छा। अब सरकार जैसे निलोंग को दोबारा बसा रही है, गाँव जादोंग भी दोबारा बस रहा है, तो अब उम्मीद जग रही है अपना गाँव। आपकी उम्र कितनी है वैसे? अब आप 50 पहुँच गए। 50 पहुँच गए। तो आपको तो वो नहीं होगा ना कि मतलब उससे पहले ही, आपके तो जन्म से पहले ही निलोंग खाली हो गया होगा? हमारे आपका तो पिताजी के टाइम, जो हमारे फादर थे ना, हमारे दादा के टाइम, हमारे पिताजी के लगभग जब ये निलोंग और जादुंग छोड़ा था तो उस टाइम मेरे पिताजी की उम्र बता दे 10-15 साल करीब के थे पिताजी। मेरे पिताजी को खास याद नहीं है। अच्छा। जब मेरा दादा रहते थे ना वहाँ, हाँ, हाँ। तो पिताजी छोटे थे उस टाइम के लोगों को नॉलेज भी कम थे, अक्ल भी कम थी। हाँ। तो 15 साल के बंदे थे, उतना अक्ल नहीं था हाँ। पुराने। तो अभी कभी उन्होंने बताया, आप पहचान पाते हो कि आपका घर कौन सा है निलोंग में? जादुंग में तो हर कोई अपना घर जमीन पहचान रहे हैं, हाँ। लेकिन निलोंग में सारे फौजियों ने वो कर दिया अस्त व्यस्त। तो किसी को ये पता नहीं चल रहा कि मेरे ज़मीन कहाँ है। अच्छा। वहाँ बहुत खुदान चल गया, हाँ। कुछ पता नहीं लग रहा निलोंग में। लेकिन जादुंग में जैसा का तैसा खेत है अभी भी। हाँ। अब वहाँ पे लोग, मतलब सरकार होम स्टे भी बना के दे रहा है। अब हमने ये बोला कि जब तुम जादुंग वालों को होम स्टे बना रहा है तो हम निलोंग वालों को भी तो बना के दो। तो उस टाइम निलोंग में जब मेरे दादा रहते थे, उस टाइम 34 परिवार रहते थे निलोंग में। अच्छा। मात्र 34 परिवार थे। हाँ। अब उस टाइम जादुंग में ऐसी सुना था मैंने 15-16 परिवार रहते थे। हाँ,
कम थे, जादोंग में 15-16 परिवार थे। अब वो जो बना रहा है होम स्टे वो 15-16 परिवार के हिसाब से बना रहा हूँ, उस जमाने के रिकॉर्ड से बना रहा है। अभी का रिकॉर्ड अब तो बहुत बगोरी कितना बड़ा हो कई परिवार गया, अब तो बगोरी कितना बड़ा गाँव है, तो इतना जमीन कहाँ देगा सरकार, कितना बना के देगा ये है। अब तो नीलोंग उस टाइम 34 परिवार थे, तो बताओ अब तो नीलोंग के कितना, अब कितने हो गए होंगे। आपका ये कोट बड़ा शानदार है, ये अपनी हाँ ये अपने बेड़ की ऊन के है, और बनाया भी खुद हाँ घर पे बनाते हैं। कौन बनाता है घर पे? ये मम्मी जी भी यही करते हैं, फैमिली अच्छा। भी यही काम करते हैं। और अगर ये बेचने के लिए बनाया जाए तो लगभग कितने का ये पड़ रहा है 2500 के कपड़े पड़ रहा है। 2500 के? हाँ, और ऊन, कितना प्योर टाइम ऊन। लगता है एक इंसान को बनाने में? जैसे एक कोट ये आपकी अगर मम्मी जी या वाइफ या कोई भी बनाता है तो ऐसे ये तो 15 दिन में बन जाते 15 कपड़े। 15 दिन में ये पूरे ऊन काट लेता है, फिर एक कोट की। और ये बढ़िया है ना, मतलब बारिश वाली हल्की फुल्की बारिश भी हाँ झेल लेता है। ये अंदर बारिश नहीं आता है इसमें, ये है। अच्छा, तेज होगी तो भी नहीं? तब भी नहीं आएगा अंदर, बिल्कुल बारिश नहीं आएगा अच्छा। इसकी बारिश ऐसी अपना भी ऐसे निकल जाएगा बेशक, बाहर ही बाहर। अच्छा, ये है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। मेरे भेड़ बकरियाँ वहाँ हैं हाँ। रोड पे अभी। निलोंग वैली में आगे बढ़ने से पहले इस जगह के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस घाटी में आज सिर्फ भारतीय फौज, आईटीबीपी के जवान और कुछ चरवाहे ही रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ भरे पूरे गांव हुआ करते थे, जो संभवतः पहाड़ के सबसे समृद्ध गांवों में शामिल थे। वजह थी तिब्बत से होने वाला व्यापार। जिस तरह कुमाऊं की दारमा, व्यांस और चौदास घाटी के लोग तिब्बत व्यापार के लिए जाया करते थे, ठीक वैसे ही निलोंग घाटी में निलोंग और जादुंग गांव के लोग भी तिब्बत से व्यापार करते थे। इसके लिए ये लोग थागाला, सांगचोकला और मुलिंगला जैसे दर्रों को पार करते हुए तिब्बत में दाखिल हुआ करते थे। तिब्बत व्यापार ने जाड़ भूटिया समुदाय के इन लोगों को काफ़ी समृद्धि दी, लेकिन 1960 के दशक में जब भारत चीन युद्ध छिड़ा तो इन लोगों की समृद्धि पर भी जैसे किसी की नज़र लग गई। नेलोंग और जादुंग गांव खाली करवा दिए गए और इन लोगों को हर्षल के पास स्थित बगोरी गांव में बसा दिया गया। बगोरी आज भले ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बन चुका है, लेकिन इन लोगों के मूल गांव नेलोंग और जादुंग बीते 6 दशकों से वीरान रहते हुए खंडरों में तब्दील हो गए। इन्हीं खंडरों में एक बार फिर से प्राण फूंकने का काम इन दिनों किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार केंद्र की मदद से जादुंग गांव को फिर से आबाद करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए जादुंग में होम स्टे बनाकर सरकार इन लोगों को सौंप रही है। फिलहाल वापस लौटते हैं जनकताल के अपने सफर पर और भैरों घाटी से आगे का सफर तय करते हैं। इस यात्रा में अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वीरबल रजवार, दीपक सिंह और अभिषेक पवार भी हमारे साथ हो चुके हैं। इनर लाइन परमिट चेक करवाने के बाद जब आप निलोंग घाटी में थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो भारतीय फौज के जवान आपको दिखाई पड़ते हैं और बताते हैं कि आगे जहां जहां रेड फ्लैग्स लगे हैं वहां रुकिएगा बिल्कुल नहीं और संभल कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि वहां पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा कुछ बढ़ जाता है। यहाँ से कुछ ही आगे बढ़ने पर जाड़ गंगा के दूसरी तरफ आपको वो चर्चित गरतांग गली भी नजर आती है, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नायाब उदाहरण है। तो निलोंग वैली में जब फॉरेस्ट की और जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उस चौकी को क्रॉस करते ही जैसे आप एंटर करते हैं तो पहला जो मैजेस्टिक नज़ारा आपका ध्यान खींचता है वो पीछे गरतांग गली है। गरतांग गली के बारे में डिटेल में बारामासा पे एपिसोड है, तो उसकी माइन्यूट डिटेलिंग आप उस एपिसोड में देख सकते हैं। इस टूर में हम आपको ये दिखाते हैं कि वो गरतांग गली अगर किसी को जाना है तो भैरव घाटी से वहाँ तक पैदल ट्रैक करके आना होता है, और ये जो सामने की चट्टान है उसमें पतली सी जो पगडंडी है उस पगडंडी से होते हुए वहाँ तक पहुँचा जाता है। अभी हम नदी के दूसरे छोर पे हैं, तो निलांग की तरफ बढ़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको गरतांग गली नज़र आती है, और वो जो वुड कार्विंग है ये पिछले ही कुछ समय में सरकार ने दोबारा इसको रिस्टोर किया है और तब से ये एक टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन का एक सेंटर बना हुआ है। भैरव घाटी से निलोंग की तरफ तकरीबन 14-15 किलोमीटर पे बढ़ने पर ये किरमोली घाट नाम की जगह आती है, और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये है कि मेरे बाएं हाथ पे ये जाड़ गंगा के ऑपोजिट साइड पे ही हम लोग चलता जाएंगे ऊपर तक, और जहाँ तक हमने ट्रैक करना है जनकताल तक, और उसके ऊपर एक छोटा सा वुडन ब्रिज जो आप फ्रेम में अभी देख रहे होंगे वो वही ब्रिज है जहाँ से जब गरतांग गली होते हुए लोग यहाँ आया करते थे, पैदल यात्री जो तिब्बत व्यापार के लिए जाया करते थे, वो
यहीं से फिर जाड़ गंगा को पार करके और फिर इस तरफ आ जाया करते थे और फिर इसी घाटी पर पूरा आगे बढ़ते हुए आगे ऊपर के दर्रों और पासेस तक पहुंचा जाता था। और यही वो वुडन ब्रिज भी है जिस पर स्नो लेपर्ड्स की कई सारी फ़ोटोज़ आपने देखी होंगी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंस्टॉल किए हैं इस ब्रिज के पास। और हर साल वो इंस्टॉलेशन होता है सर्दियों के टाइम पे और स्नो लेपर्ड यहाँ पर कई बार स्नो लेपर्ड स्पॉट किया जाता है। निलोंग्स में परमिट चेक होने के बाद जो अगला स्टेशन आता है आईटीबीपी का यहाँ पर बेस है। ये इस जगह का नाम है नागा और यहाँ पर दो छोटी छोटी नदियों का संगम है। ये जाड़ गंगा है जो ऊपर से जनकताल से आ रही है और एक माणागाड़ है। तो माणागाड़ और जाड़ गंगा का नागा में संगम है और बहुत सीनिक ब्यूटी आप लगातार इन फ्रेम्स में देख ही रहे हैं। और लगभग उसी तरह का ट्रेन कोल्ड डेजर्ट वाला जो ट्रेन है, लद्दाख वाला जो ट्रेन है, वो पूरा टेरेन ये आगे तक लगभग इसी कोल्ड डेजर्ट वाले टेरेन पे चलता है। लेकिन यहाँ जो नदी के साथ में जो घाटियाँ या छोटे छोटे से जो कस्बे हैं वो यहाँ के नज़ारों को और ज़्यादा ब्यूटिफाई कर रहे हैं। हालिया सरकार में बॉर्डर रोड्स पर तेज़ी से काम हुआ है, इसलिए अब अगर आप निलोंग वैली और जादुंग गांव तक आना चाहते हैं तो आपको पहले की तरह 4x4 गाड़ी से आने की कोई अनिवार्यता नहीं है। यहाँ की सड़कें अब इतनी बेहतर तो हो ही चुकी हैं कि आप किसी भी गाड़ी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ दोपहिया वाहनों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है क्योंकि तेज हवाओं के चलते कई बार पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है जो दोपहिया वाहन पर जानलेवा हो सकता है। ये पूरा सफर आपको लद्दाख और स्पीति जैसे कोल्ड डेजर्ट का अनुभव करवाता है। आगे बढ़ते हुए जब आप ऊपर की पहाड़ियों पर नजर डालते हैं तो ट्री लाइन को पूरी तरह से खत्म होते हुए साफ साफ देख सकते हैं। जादुंग गांव तक पहुंचने से पहले आपको कई जगहों पर इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और फॉरेस्ट की पोस्ट नजर आती हैं जिनमें हर बार आपका परमिट चेक होता है, यात्रियों की संख्या दर्ज की जाती है और इसके साथ ही आपकी गाड़ी की सारी डिटेल्स भी नोट की जाती हैं। जादुंग पहुंचते हुए आपको कुछ अन्य रास्ते भी कटते हुए नजर आते हैं जो भारतीय फौज और आईटीबीपी की अलग अलग पोस्ट तक पहुंचते हैं और इनमें आगे बढ़ने की अनुमति पर्यटकों को नहीं होती। भैरव घाटी से करीब 40 किलोमीटर और नेलोंग से करीब 15 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आप पहुंचते हैं जादुंग नाम के उस तिलिस्मी गांव में जिसने कभी समृद्धि से बर्बादी तक का सफर तय किया और जो अब फिर से आबाद होने की दिशा में बढ़ रहा है। वाइब्रेंट विलेज जादुंग में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग इसे जाडुंग कहते हैं, कुछ जादुंग कहते हैं, कुछ जाडुंग कहते हैं और कुछ लोग जैसे यहाँ आईटीबीपी की जो चौकी है उस पर जादंग लिखा है। तो आमतौर पे जादंग या जादुंग इस गांव को कहा जाता है। वाइब्रेंट विलेज है, आपने देखा होगा फ्रेम्स में कि लगातार काम चल रहा है। इसको गांव को दोबारा बसाया जा रहा है और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है कि कैसे 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ उस दौरान जो गांव खाली करवाए गए थे उसमें जादुंग आखिरी गांव था इस छोर का और जहाँ के लोग अब बगोरी में रहते हैं। तो उनके अपने अनुभव हैं और पीछे फ्रेम में जो आप देख रहे होंगे ये होम स्टेज बनाए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि जादुंग गांव के जो लोग हैं जो अब माइग्रेशन के बाद नीचे हर्षिल के पास बगोरी में रहते हैं उन लोगों को वापस लाया जाए, उनकी आजीविका का एक ज़रिया बने और फोर्सेस की तैनाती के साथ साथ गांव वाले यहाँ पर वापस आएँ, स्थायी तौर से रहने लगें और ये बिल्कुल भारत तिब्बत सीमा पर बसा हुआ जो ये गांव है ये दोबारा से आबाद हो सके। तो ये हाउस स्टेज बनने का जो काम जादुंग में चल रहा है वो दो अलग अलग कंपनीज का है। उन्हीं में से एक कंपनी के सुपरवाइजर हमारे साथ में है। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ सिंह राणा।
अच्छा, राणा जी कितना टाइम से हैं आप यहाँ, क्या कब से शुरू किया ये काम और अभी कितना लगभग कितनी स्टेज तक पहुँचा है, अगर ये कहें कि लगभग कितना % काम हुआ है होम स्टे से? हमारा तो लगभग 75% हो गया है। अच्छा और हम लोग 2024 से यहाँ पे हाँ। सितंबर 2024 से। अच्छा, तो टोटल अभी कितने हाउस होम स्टेज बन रहे हैं? ये जो अगर हम इसको, ये एक होम स्टे है, हमारे पास 6 हैं। 6 आपके पास छह है और हमारे दूसरी पास। कंपनी के पास 8। 8 उनके पास जी। तो 8 से 14 बन रहे हैं अभी फिलहाल। जी जी जी। और लगभग टोटल इसमें 23 बनने हैं। टोटल 23 बनने हैं। 23 बनने और हैं। एक होम स्टे में कितने कितने रूम्स हैं? इसमें अलग अलग है जो हमारे पास हैं। हाँ। इसमें 3 रूम हैं, अच्छा बाकी में 2 रूम हैं। अच्छा और जो अब बन रहे हैं नए, हाँ उसमें एक ही प्रकार के हैं सब लोग, मतलब एक ही मॉडल है सबका। अच्छा पहले तो जो हमारे पास थे उनका जिस हिसाब से जिसकी जगह थी उस हिसाब से बन रहे थे, अच्छा कोई छोटा कोई बड़ा। हाँ। लेकिन अब जो बन रहे हैं वो सब एक जैसे बन रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर मोटा मोटा हम माने कि ये, और इसमें तो लकड़ी का काम बहुत हो रहा है यहाँ जी। पे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बड़ी ज़्यादा पड़ती होगी। जी। ये पत्थर इनमें से कुछ ऐसा भी है जो यहीं निकल रहे हैं? पत्थर यही निकल पत्थर यहीं निकल रहा पत्थर यही है? निकल अच्छा, रहा है। पत्थर नहीं लाना पड़ रहा है, हाँ। लकड़ी नीचे से आ रही है। लकड़ी सब देहरादून से आ रही है। और इसमें सरिया भी लग रहा है, सरिया भी है, वो भी नीचे से आ रहा है। वो सब नीचे से तो है। अगर हम मोटा मोटा माने जैसे ये 2 कमरों वाला है, हाँ। इसकी लगभग लागत क्या पड़ जाती होगी? लागत तो उस पर यहाँ पे वो इस तो गवर्नमेंट ने जो 50-60 लाख रुपए रखी है। अच्छा हाँ, पर हमारा तो नुकसान हो गया इसमें। अच्छा हमारा नुकसान हो गया अच्छा क्योंकि हमने बहुत बारीक काम कर दिया ना इसमें। हाँ अब जो नए हैं वो तो कैसे करते हैं, खैर। अच्छा। पर हमारा लगभग हमारी कंपनी का नुकसान हो गया। मतलब आपको क्यों ये जो ये कार्विंग जो हुई है लकड़ी में, जो हाँ। ये नक्काशी हुई है, उसमें आप कह रहे हैं कि उसकी कॉस्टिंग नहीं ज़्यादा नहीं, लगती है? ये जो चिनाई है हमारी ना, पत्थरों की? पत्थरों की चिनाई है, हमने बहुत बारीक चिनाई कर रखी है। अच्छा, अब मोटा पत्थर लगाते तब तो वो होता, पर तो हमारी इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है? लेबर मतलब कॉस्ट ज़्यादा ज़्यादा दिन लगी है। लगता है। जी, अच्छा ओके। लेबर और लगभग कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? हमारा तो ये अक्टूबर तक फाइनल कर देंगे। इसी अक्टूबर में? मतलब बिल्कुल रेडी टू मूव इन टाइम? बिल्कुल, अच्छा ताले मार के हाँ, हैंड आप ओवर हैंड ओवर कर देंगे, जी। फिर वो गवर्नमेंट पे है कि वो कब से हाँ। शुरू करवाते हैं? गवर्नमेंट के नहीं, ये गांव वालों के हैं। नहीं, गांव वालों को है, हाँ। मतलब ये डायरेक्ट आप तो सरकार के थ्रू ही तो जी हैंड जी ओवर जी, होगा, हाँ, मतलब उनको- हम जीएम में अलॉट तो नहीं हुआ होगा ये गांव वालों? अलॉट हो रखा है। अलॉट हो रखा है, मतलब Allot। गांव वालों को पता है कि कौन सा किसका होम स्टे बन रहा हाँ, है? ये पता है गाँव अच्छा, वालों को। चलिए, तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है। फिर तो कभी गांव वाले खुद भी आते हैं अपना आते हैं देखने के कितना काम बिल्कुल, हुआ? हाँ, आते रहते हैं, अच्छा आते रहते हैं। हाँ, और हम जो है अक्टूबर तक जो है फाइनल फाइनल करते हैं। ओके। जादुंग में अपना बचपन बिता चुके लोग जो अब बगोरी में रहते हैं, इस पहल से काफी उत्साहित हैं, जो इन दिनों जादुंग में आकार ले रही है। निलोंग घाटी में पर्यटकों को अब तक सिर्फ जादुंग गांव तक आने की ही अनुमति थी, लेकिन कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री मोदी मुग्बा गांव आए थे, उसके बाद से जनकताल को भी पर्यटकों के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, इसलिए जादुंग से आगे जनकताल तक जाने के लिए पर्यटकों को एक अन्य अनुमति की जरूरत होती है, और ये अनुमति मिलती है गंगोत्री नेशनल पार्क से। हम ये अनुमति पत्र उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस से लेकर चले थे, लेकिन इस ट्रैक पर हमसे पहले आज तक संभवतः कोई भी पर्यटक नहीं पहुंचे थे, इसलिए आईटीबीपी के साथ कोऑर्डिनेट करने में हमें लगभग 2.5 घंटे अतिरिक्त लग गए, और जो ट्रैक हमें सुबह 10 बजे शुरू करना था वो हम 12:30 बजे शुरू कर पाए। जनकताल तक के ट्रैक को खोले जाने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, लेकिन हमसे पहले क्योंकि कोई भी पर्यटक जादुंग से आगे जाने की अनुमति के साथ यहाँ नहीं आए थे, इसलिए आईटीबीपी के लिए भी ये चौंकाने वाला था कि कोई पर्यटक जनकताल तक कैसे जा सकता है। अब तक जो भी सिविलियंस जनकताल गए हैं वो इंडियन आर्मी या आईटीबीपी की यूनिट्स के साथ ही वहाँ पहुँचे हैं। संभवतः जैसे जैसे पर्यटक अब जनकताल जाने लगेंगे, स्थानीय प्रशासन, गंगोत्री नेशनल पार्क और आईटीबीपी के बीच का कोऑर्डिनेशन स्मूथ होने लगेगा। जादुंग गांव के होम स्टे सुचारू होने के बाद तो उम्मीद है कि जनकताल तक का 11 किलोमीटर का ये पैदल मार्ग पर्यटकों से कुछ गुलजार होने लगेगा। तकरीबन 3800 मीटर की ऊंचाई पर बसे जादुंग गांव से शुरू होने वाला जनकताल का पैदल मार्ग आपको इतिहास की कई झलकियां भी दिखाता है। फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने जब कुछ समय पहले इस ट्रैक को सुधारने का काम शुरू किया तो उन्हें यहाँ कई ऐसे पत्थर मिले जिन पर तिब्बती भाषा में ओम मणे पद्मे हूं और कुछ अन्य बौद्ध मंत्र दर्ज थे। कुछ समय पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
के लोगों ने ये काम करवाया। ट्रैक जैसे आप फ्रेम में भी देख रहे होंगे कि काफ़ी सुव्यवस्थित सा यहाँ पे लग रहा है और ये स्टोन्स यहीं पे मिले। तो इसके बारे में हम रजवार जी से पूछते हैं कि ये लगभग कब की बात है वो जिस दौरान आप लोग यहाँ पे काम कर रहे थे? ये पिछले साल की बात है, हाँ 2025 की बात है। तो हमारा ये रास्ते का काम चल ही रहा था। तो ये जो पत्थर हैं यहाँ पे हमने इनमें देखा है कि कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये लैंग्वेज समझ में तो आ नहीं रही है। तो हम लोगों ने इनको क्या किया कि ये पत्थर इधर पड़े हुए थे, तो हमने यहाँ पे एक इसके लिए एक बेस बना के इन पत्थरों को यहाँ पे रखा, ताकि जो कोई अब टूरिस्ट आएगा जब फ्यूचर में तो वो इनको देखे कि हाँ इस तरीके से यहाँ इस तरीके से पहले जो तिब्बतन लोग थे या जो हमारे भोटिया लोग थे वो इस लैंग्वेज का यूज करते थे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। ये 3 पत्थर मिले हैं हमको यहाँ। अच्छा। और वैसे जादूंग से ऊपर जो है वो बसासत का मतलब वैसे और एविडेंसेस यूजुअली नहीं मिलते, लेकिन इनका यहाँ होने का मतलब है कि या तो संभवतः मंदिर रहा हो या कुछ रहा हो, लेकिन रेगुलर कुछ बसा कुछ ना कुछ जब तक इसको डेसिफर नहीं किया जाता है तब तक तो क्या ही वैसे तो ये डिसाइफर्ड होगी, लेकिन हाँ, मतलब हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। और इसमें आगे बसावट का नहीं मिलता है कुछ, लेकिन हाँ ऐसे एविडेंस हमको कुछ जनकताल में भी मिले। अच्छा, ऊपर भी मिले? हाँ कुछ मिलते हैं ऐसे एविडेंस वहाँ भी। और यहाँ पे मिले हैं। बाकी बसावट जो जाडोंग विलेज है हमारा उससे ऊपर हमें बसावट नहीं मिलती है। हाँ। जनकताल के ट्रैक लगभग हमने आधा कर लिया है। ये शुक्र नाला है जो आगे नीचे जाके उसी में जाड़ गंगा में ही मिल जाता है। और यहाँ की अगर एलिवेशन की बात करें तो ये लगभग 12,525 फीट यहाँ का ये अभी एलिवेशन शो कर रहा है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप और पाएंगे जब इस ट्रैक पे आएंगे कि इस तरह के छोटे छोटे रिटेनिंग वॉल्स और ये सब आपको मिलेंगी यहाँ पर। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई हैं। इतनी हाई एल्टीट्यूड पे भी फॉरेस्ट विभाग, आईटीबीपी, हमारी पैरामिलिट्रीज और मिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं। और मेरे राइट हैंड साइड पे जो कैमरा फ्रेम में आप इस समय आपके तस्वीर चल रही होगी उसमें आप देख पाएंगे कि कितने कठिन और मुश्किल इलाकों में जो है फोर्सेस के लोग, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग लगातार बड़ी मेहनत से काम करते हैं। रजवार जी थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये इस तरह के काम कहाँ पे हुए हैं और इनका पर्पस क्या है। मतलब ये डिज़ास्टर को देखते हुए किए जाते हैं या इसके मतलब इन रिटेनिंग वॉल्स का पर्पस क्या क्या होता है? तो जो ये दीवार अभी आप लोगों ने दिखाई है यहाँ पे, ये रिटेनिंग वॉल होती है और ये लघु अभियांत्रिकी कार्य में आती है जिसको वन विभाग खुद करवाता है। और इसमें ये है कि आप जैसे आप देख रहे होंगे कि ऊपर से लगातार यहाँ से स्लाइड हो रहा है, तो इसको कंजर्व करने के उसमें हम इन दीवारों को ऐसी जगह पे बनाते हैं ताकि ये पहाड़ी ऊपर से जो है धीरे धीरे इसका जो ये स्लाइड हो रहा है ये रुक जाए। फिर जैसे हो सकता है कि अगले साल हम थोड़ा और ऊपर बना लें इसको, जो नए उसमें आ जाएंगे तो और ज़्यादा इसका जो है यहाँ पे रुक जाएगा और फिर जो ये वेजिटेशन है ये यहाँ पे ग्रो करने में आसानी होगी। तो मेन पर्पज़ इनका यही है कि हमें इस लैंड को कंजर्व करना है और इस लैंड को स्लाइड होने से बचाना है। और यही मेनली जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी काम है, कंजर्वेशन का मेन काम है। तो ये जो ट्रैक रूट है जिसपे ये रिटेनिंग वॉल्स के अलावा कुछ और तरीके काम भी हुए हैं, जैसे कुछ जगह चेक डैम्स भी बने हैं। ये जैसे आप देख रहे होंगे इस तरफ ये नाले हैं। हाँ। इस रूट में आपने बहुत सारे ऐसे नाले देखे होंगे। तो नालों में हम लोग चेक डैम्स बनाते हैं, क्रेट वायर भी इधर बन जाती है। अच्छा। और गली प्लगिंग वगैरह होती है, तो वो लोकेशन के हिसाब से होती है कि कहाँ कहाँ पे हम ये कर सकते हैं। तो अभी आपको दिख जाएगा आगे के साइड भी मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ भी ऐसे काम। उनका प्राइमरी पर्पस यही है कि मतलब रेनी सीजन में या जब प्राइमरी पर्पस है कि सॉइल कंजर्वेशन का, लैंड कंजर्वेशन का और जो फिर हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन का है कि प्राइमरी पर्पस इनका यही। और डिजास्टर के टाइम पे भी चेक डैम्स वगैरह जो है वो चेक डैम्स, अब जैसे ये है यहाँ पे सर्दियों में बहुत हैवी स्नोफॉल होता है तो ये धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई रिटेनिंग वॉल होगी तो ये उसको उस पेस को रोकेगा, होल्ड करेगा, तो ये जगह जो है अपने आप में धीरे धीरे सुरक्षित हो जाएगी। ये इसका मेन पर्पस है। जनकताल तक पहुंचने के लिए आपको 11 किलोमीटर पैदल चलना होता है, जिसका अधिकांश हिस्सा समतल है।
बस छोटा लाल देवता से बड़ा लाल देवता मंदिर तक का सफ़र खड़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन जो प्राकृतिक नज़ारे इस चढ़ाई को पार करने के बाद आपको मिलते हैं, उसके लिए इतनी मेहनत करना तो बनता ही है। तो इस ट्रैक में 2 छोटे छोटे मंदिर नुमा ढांचे आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। मंदिर नुमा क्या, मंदिर ही हैं, इनकी पूजा की जाती है। इसको जैसा ITBP के साथियों ने हमें बताया कि जो नीचे था उसको छोटा लाल देवता कहते हैं और इसको बड़ा लाल देवता इसको कहते हैं। यहाँ पे फिर से एक वैसा ही स्टोन है जिसमें ये कार्विंग वैसी नज़र आ रही है और ये कुछ पुराने भरल के सींग यहाँ जो है रखे हुए हैं। इससे आप साइज़ का भी अंदाज़ा लगाइए उस जानवर के, और भारी भी है ये, कम से कम रजवार जी तो 2-3 किलो का होगा ये। लगभग कितना इसका साइज़ क्या होता है? ये बहुत बड़ा है, वैसे इतने बड़े भरल हमने भी नहीं देखे हैं। ये जो यहाँ पे रखे हैं, जो हमने जाड़ लोगों से पता किया है, ये कम से कम 100-200 साल पहले के इतना पुराना होगा ये? हाँ, ये इतना पुराना है। अच्छा। ये आप देख सकते हैं ना, पूरा का पूरा वो हो चुका है, तो ये तब के ही रखे हुए हैं। तो अब तो खैर इन चीज़ों का यहाँ नहीं है इतना वो, लेकिन ये उनकी कई पीढ़ियों पहले ये रखा गया था। और ये ह्यूज, मतलब ये इतना बड़ा जो साइज है, ये अभी हमने काफ़ी इधर भरल देखी है। हाँ। इस साइज की भरल तो नहीं देखी, नहीं। उस समय रहा होगा कोई इस अच्छा। साइज का भरल, तो इस वजह से। लाल देवता का ये मंदिर कुछ साल पहले ही यहाँ आकर उन लोगों ने दोबारा से बनाया है जो कभी जादुंग गांव के निवासी थे और जो अब बगोरी में रह रहे हैं। जादुंग से ऊपर जाके फिर चढ़े, थोड़ा खेत जैसे कैसा है, हाँ में हमने वो बना रखा है, मंदिर जैसा बना हुआ, हाँ, देखा बना रखा है, वो हमने बनाया, हमने बनाया। हमारे मर्द लोग था ना, फिर हमने पत्थर सारा उन लोगों ने हाँ बनाया, 6 दिन चल रही है। कब की बात है? अब 15 साल हो 15 साल से ज्यादा है। 15 साल हो। उस समय गया तब हम एक रात जादू रहा, दूसरे दिन जहाँ खेत है वहाँ रहा, तब तीसरे दिन हम जनक ताल पहुंच गए। बगोरी गांव की शुरुआत में भी लाल देवता का एक मंदिर मौजूद है। ट्रैक रूट पर बढ़ते हुए आपको कई जगह वाइल्ड लाइफ वालों के ये कैमरा भी इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जिनमें कई बार घोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहलाने वाले स्नो लेपर्ड की मनमोहक तस्वीरें कैद हो जाती हैं। इस इलाके में स्नो लेपर्ड के अलावा भरल काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनकी एक छोटी सी टुकड़ी के दर्शन हमें भी हुए। अगर आप कम ऑक्सीजन वाले लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर बने इस ट्रैक को ठीक ठाक गति से पूरा करते हैं तो जादुंग से लगभग 3.5 घंटे में आप उस जादुई झील के पास पहुंच जाते हैं जिसका नाम है जनकताल। तो रजवार भाई, एक तो यहाँ की वेजिटेशन के बारे में बताइएगा कि जदोंग से हमने जब चलना शुरू किया और 11 किलोमीटर बाद हम यहाँ पहुँचे, तो हाइट का एलिवेशन कितना चेंज होता है और यहाँ पे वेजिटेशन क्या क्या दिखती है? तो जैसे कि हम जब जादोंग से चले और यहाँ तक पहुँचने में जो जनकताल है, जो जनकताल की जो हाइट है वो 4100 मीटर के आसपास है, 4100 मीटर के आसपास आप कह सकते हैं, 13,500 फीट के। और यही जो जाडोंग की जो आप हाइट की बात कर रहे हैं वो लगभग जो है 3500 से 3600 मीटर के आसपास है। तो वहाँ से यहाँ आते आते जैसे हमने जाडोंग के भी आसपास देखा, तो जाडोंग के आसपास हमें थोड़ा सा जो पेड़ दिखे हैं वो थोड़ा सा उनकी हाइट हमको ज़्यादा दिखी है। और मेनली उधर जो वेजिटेशन है वहाँ आप देख सकते हैं कि एक तो जो हमारे यहाँ का जो सबसे कह सकते हैं कि नेटिव पौधा है, पदम के वृक्ष भी आसपास मिल जाते हैं। जब हमने बीच में ट्रैक किया था तो उसमें हमें पदम का वृक्ष मिला था। उसके अलावा यहाँ और कुछ ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है। हाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ हमने ज़रूर देखी हैं और जंगली फूल हैं, जंगली फूल हैं, जंगली गुलाब हमने ज़रूर देखा है कि जंगली गुलाब भी उसमें मिल जाता है। फिर जब हम यहाँ आते हैं जनकताल तो बीच में हमने बिल्कुल एक ऐसा पैच भी देखा है जिसमें कुछ भी नहीं था,
था, केवल छोटी छोटी जो घास थी वो मखमली घास, जो बुग्याल टाइप का जो है वो दिखता है। और कुछ यहाँ इस जगह पे आते आते जब हम रास्तों में आते हैं तो एक लादू चोरा जो एक मेडिसिनल प्लांट है वो भी है। एक हमने जो जंगली लहसुन जो देखा है, आपको भी हमने वो दिखाया है, वो जंगली लहसुन वो भी यहाँ मिल जाता है। पहले ट्राइब के लोग जब तक जादोंग में रहते रहे होंगे उसका इस्तेमाल भी जो खाने बताया जाता है, जो हमने जो जाड़ लोगों से हम जितना पता कर पाए, वो ये बताते हैं कि ये हम लोग ये सारी चीज़ें यूज करते थे और यहाँ से ले जाते थे, तो वो लोग इसको यहाँ से ले जाते थे उस समय। लेकिन मैं अपने ऑडियंस को भी ये बता दूं कि अब भले ही अब ये ट्रैक टूरिस्ट के लिए खुल चुका है, तो वो लोग टूरिस्ट यहाँ आए तो क्योंकि ये नेशनल पार्क है तो उसको उखाड़ना पनिशेबल ऑफेंस भी है। यस, तो जैसे ही ये पूरा क्षेत्र जब नेशनल पार्क में आया, तो नेशनल पार्क में आने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोहिबिट हो गई। अब यहाँ से कुछ भी चीज़ जो है, चाहे वो कुछ भी हो, तो यहाँ से एक छोटा सा प्लांट भी आप नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल पार्क के रूल के अगेंस्ट होता है। तो फिर अब जो ये हमारे आसपास ही थोड़ा बहुत जो वेजिटेशन दिख रहा है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको भासला बोलते हैं। अच्छा, भासला इसको बोला जाता है। और यहाँ पे ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये जो ताल है यहाँ पे, ये जो हमारे पीछे यस, है, हाँ, ये भासला। ये हाँ, इस अच्छा। ताल की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अगर पानी वानी जब मिल जाता होगा तब ये थोड़ा ग्रो कर गया है। अदरवाइज यहाँ हायर वेजिटेशन ग्रो नहीं कर नहीं पाएगा, होता है। क्योंकि साल के लगभग 5 से 6 महीने ये जगह जो है बर्फ से ढकी रहती है। स्नो कवर्ड रहता है। अब और यहाँ पे बस एक पेड़ हमें वो ऊपर भोजपत्र का है। भोजपत्र का है। ये बड़ा स्ट्रेंज है हमारे लिए भी है कि ये अकेला पेड़ यहाँ पे कैसे हुआ, हालांकि इसी हाइट में होते हैं भोजपत्र, लेकिन इस यहाँ तरफ इस वाले एरिया में भोजपत्र हमें यही पेड़ दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। और एक अपने आप में अजूबा ही है ये हमारे लिए कि हाँ, यहाँ पे एक ऐसे ही है। अच्छा रजवार भाई, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए एक बार ज्योग्राफी, यहाँ से निकलने वाली जो जल धाराएं हैं उनके अनुसार थोड़ा सा ज्योग्राफी हमारे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कीजिए। एक तो इसी को माना जाता है। सबसे पहले तो यहीं से ही बात करते हैं कि जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं ये जनकताल है। और जनकताल इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि जो जनक जी थे, जो सीता माता के जो पिताजी थे, तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, तो उस वजह से इस जगह का नाम जनकताल पड़ा है। और जो यहाँ जो जाड़ जो हमारी जनजाति रहती है, वो जनक को ही अपना जो है वंशज मानते हैं, या उन्हीं खुद को अपना जो है जनक का वंशज मानते हैं। तो यहाँ की वो पूजा भी करते हैं और ये एक बहुत पवित्र स्थान है जाड़ जो हमारी ट्राइब है उनके लिए। तो ये जनकताल है। जनकताल से जो नदी जो निकलती है उसको बोलते हैं जाड़ गंगा या जाह्नवी गंगा, जो भागीरथी में कहाँ पे मिलती है, जो हमारा भैरव घाट लंका ब्रिज जो हम बोलते हैं, जहाँ लंका भी बोलते हैं उस जगह को, वहाँ पे ये बेसिकली वो जो लंका ब्रिज जो है वो इसी के ऊपर है, वो इसी वो जाड़ गंगा के थोड़ी आगे जाके। यस, और वो वहाँ पे मिल जाती है। फिर ये इधर से जो आगे हम देखते हैं एक नाला और आता है, तो आगे जाके यहाँ ग्लेशियर है, उस पॉइंट का नाम इंडिया गेट बोलते हैं। तो वहाँ से वो नाला आता है जो जाड़ गंगा में बिल्कुल इसी के ही पास मिलता है। तो ये नाला मिलता है, काफ़ी अच्छा वाटर वॉल्यूम इस नाले को दे देता है। तो आगे जाके इस पे बहुत सारे नाले मिलते हैं, और एक नाला जहाँ से हम होके भी आए हैं, शुक्र नाला, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया है, तो शुक्र नाला भी जाड़ गंगा में ही मिलता है। फिर उसके अलावा बहुत सारे हैं जिनका यहाँ नाम नहीं है, क्योंकि जगह जगह ग्लेशियर पॉइंट है, तो हर जगह ऐसा कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक नाम। जहाँ पे स्पेसिफिक नाम है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। और एक बार अगर हम रोड्स की कनेक्टिविटी के हिसाब से बात करें, तो जब हम चलते हैं भैरव घाटी से टुवर्ड्स निलंग वैली, तो वहाँ से थोड़ा रोड के हिसाब से भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि रोड्स कहाँ को। ओके, तो जैसे ही कोई भी जो टूरिस्ट है या हम लोग हैं, जब भैरव घाटी में पहुंचते हैं, तो भैरव घाटी पे हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारा एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे चेक पोस्ट से ही हम लोग जो हैं बॉर्डर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो एक रास्ता आपका गंगोत्री को चला गया और एक रास्ता बॉर्डर को आता है। तो वहाँ से जो सबसे पहला जो जगह पड़ती है, जब हम इधर आते हैं बॉर्डर की तरफ आते हैं, तो वहाँ सबसे पहले नेलोंग पड़ता है। फिर आगे हम आएंगे तो वहाँ एक जगह है जो नागा जिसको बोला जाता है। तो नागा से जो रास्ते हैं डाइवर्ट हो जाते हैं। तो एक जो रास्ता जाता है वो जाता है नीलापानी, जगह का नाम है, वहाँ जाता है। और दूसरा जो रास्ता आता है वो जाडोंग, और आगे जो पूरा टेबल टॉप या कह सकते हैं पीडीए सुमला, ये जगहें हैं, वहाँ आता है। फिर आगे आते आते एक जगह और जो है, जहाँ पे जो जाड़ गंगा पे एक ब्रिज है जो अलग से रास्ता कटता है जाडोंग के लिए, और जो बाकी रास्ता जाता है वो हमारा पीडीए और सुमला के लिए चला जाता है। और वो रास्ता सिविलियंस के लिए बंद होता है। सिविलियंस के लिए जाडोंग तक ही जो लास्ट पॉइंट है जिससे वो अपने व्हीकल से आ सकते हैं, वो जाडोंग तक ही है, और जाडोंग की ही परमिशन मिलती है। जो आगे का रास्ता है वो आर्मी ITBP के हैंड ओवर है, तो उसमें कोई भी सिविलियंस के लिए कोई अलाउ नहीं है।
परमिशन नहीं है। यस, परमिशन नहीं है। हाँ, सिर्फ इधर जनकताल के लिए अभी Yes, अब नया शुरू हाँ, किया जो है। ये शुरू किया है जनकताल के लिए परमिशन मिल चुकी है और आप हमारे साथ बैठे हैं। तो आप पहले ही टूरिस्ट संभवतः हम हैं। पहले यस tourist हैं यस, जो आप यहाँ- पहले ही हैं क्योंकि ये अभी हम ही यहाँ पे हैं इस जगह पे, तो हमें पता है कि अभी तक यहाँ कोई भी ऐसा नहीं आया है जिसने बाकायदा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जनकताल की परमिशन ली हो। तो आप पहले हैं जिन्होंने बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके और जनकताल में आए पहुंचे। हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वन बहुत विभाग बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वन बहुत शुक्रिया परिवार कि की आप लोग तरफ से भी हमारे बहुत-बहुत साथ स्वागत यहाँ है आए तो आपका। हमारे को इतनी और इन्फॉर्मेशन जनकताल में आप पहले टूरिस्ट बने हैं जो यहाँ पे परमिशन लेके आए हैं। और अब क्योंकि खुल चुका है जनकताल, तो संभवतः आगे आने वाले समय में पर्यटक यहाँ आएंगे, काफ़ी पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन एक तो ट्रैक लंबा है, लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक है, तो जो ट्रैकिंग एंथुसियास्ट हैं वही यहाँ तक आएंगे। और एक चीज़ का मैं अपने ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की तरह ही इन जगहों पर आएँ, लोकल कल्चर्स को का पूरा ध्यान रखें और एनवायरनमेंट का कम से कम इतना ध्यान आप ज़रूर रखें कि आप अपने कोई भी प्लास्टिक के और इस तरह के फुटप्रिंट्स तो भी पीछे बिल्कुल ना छोड़ के जाएं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, पानी की बॉटल्स लेके आए हैं, उनको वापस लेके जाएं। बल्कि मैं अपने दर्शकों तो इससे तो ये भी अपील करूँगा कि रास्ते में उन्हें किसी दूसरे की छोड़ी गई प्लास्टिक की बॉटल भी दिख जाए तो उसको भी साथ में वापस ले जाएं। ये हमें जगह इतनी खूबसूरत इसीलिए लगती हैं क्योंकि ये उसी तरह से इनकी वर्जिनिटी वैसी ही बची हुई है जैसे नेचर ने इनको बनाया है। तो ये अगर आप सस्टेन कर पाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, तो वो तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबली यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये थी निलोंग वैली, ज़दोंग गांव, जो कई सालों के बाद दोबारा से बस रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये गांव फिर से आबाद होगा, इसके सहारे उत्तराखंड का ये हिस्सा भी एक्सप्लोर होगा, लोग यहाँ पहुँचेंगे और बॉर्डर इलाकों के लिए स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की भी क्योंकि ये जगह हैं, उसमें हम लोगों की रीच बढ़ेगी, हमारी स्ट्रैटेजिक और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक स्ट्रैटेजिक प्लान है। पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से इस पे काम हुआ है कि बॉर्डर रोड्स को चौड़ा किया गया है, वहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी है, हम लोग अपने बॉर्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं हर तरीक़ों से लगभग, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, जनकताल आपको कैसा लगा, ये पूरी घाटी आपको कैसे लगी, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको प्रोग्राम बारामासा के पसंद आते हैं तो बारामासा की को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स का बटन दबा सकते हैं, ये स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड के ज़रिए भी आप हमें सीधे तौर से मदद कर सकते हैं। तो हम पहाड़ के ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बारामासा।